हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में, यानी कि बिहार एसआई का जो ये न्यू बुक हम लोगों ने देखा था, घटना चक्र की तरफ से आया हुआ है, फर्स्ट एडिशन है। तो इस बुक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस इसमें दिए गए और इनका जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगा जो इस बुक में नहीं दिया गया वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक को हम लोग पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिस तरह से बुक दिया गया उसी तरह से। ठीक है, इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट से कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। ये पहला पॉइंट से याद रखेंगे। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले भारत में, तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखेंगे कि राजस्थान के भीलवाड़ा में जो बागौर है वहाँ से मिला है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि मध्य पाषाण कालीन जो स्थल था महदहा, महदहा कहाँ पे, ये डायरेक्ट पूछ जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये पड़ता है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, तो हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो महदहा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे मध्य पाषाण कालीन क्यों स्थल माना जाता है, क्योंकि यह जो युग था, ये जो युग आप देख रहे हैं मध्य पाषाण कालीन युग, ये पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का ये काल था, इस वजह से इसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट से कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो कहाँ से मिला था, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला था। ये पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि नर्मदा क्षेत्र की खोज कब की गई थी, तो नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई थी। ठीक है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे मिला है, तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है, बुर्जहोम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखना है कि बुर्जहोम से हमें फ्रेंड्स की गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले हैं। मैंने आपको जो क्राउन कराया था, क्राउन में भी ये क्वेश्चंस कराए हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बुर्जहोम जो है पूरा स्थल की खोज जो की गई थी 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपको काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखिएगा कि कुत्ते की कंकाल के साथ मानव कंकाल का जो साक्ष्य मिला है वो बुर्जहोम से मिला है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया। और ये भी याद रखेंगे गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिला है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है कि सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नव पाषाण काल में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल से 2 क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कृषि का आविष्कार कब हुआ और पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कृषि और पहिए दोनों का आविष्कार जो हुआ था नव पाषाण काल में हुआ था, जबकि आग का आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कि बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किस युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, तो चालकोलिथिक युग को। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौदा टोली, नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जो कि खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस जिले में, तो खरगोन जिले में स्थित है। और नौदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे, एच.डी. संकालिया। ध्यान रखें फ्रेंड्स, एच.डी. संकालिया। और ये जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे, यानी कि जो नौदा टोली है वो नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के दूसरी ओर स्थित है। और जो इसके उत्खनन करता थे एच.डी. संकालिया के कब से कब कराया गया था इनके नेतृत्व में, तो 1952 से लेकर के 1957 के मध्य कराया गया था। ठीक है, अगर पूछ ले कि नौदा टोली से क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, तो ध्यान रखेंगे तांबे के बनी हुई चिपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने की कांटियाँ, कटार, चूड़ियाँ आदि, ये सभी चीज़ें यहाँ से मिली थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो की कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगे। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ऐसे पूछा सकता है कि नवपाषाण कालीन पुरा स्थल जहाँ से राख के टीले मिले हैं वो स्थान कौन सा है, तो संगनकल्लू। और संगनकल्लू जो है वो किस स्टेट में पड़ता है, तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद, यहाँ से 2-3 पॉइंट्स बन सकता है
समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गुफाओं के शैल चित्र जो है वो भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ये इंपॉर्टेंट होगा, रायसेन जिले ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत जो सूची है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि देखिए प्रत्येक वर्ष जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, भीमबेटका को कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? तो जुलाई 2003 में इसको शामिल किया गया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र जो है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसके साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। अतरंजी खेड़ा यूपी में पड़ता है। ठीक है, हस्तिनापुर भी वहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय पुरास्थल जो सर्वेक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन एक कार्य करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, और एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो 1861 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगी, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं इंक्लूड किया, बहुत कम है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका पूरा चार्ट आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, दयाराम साहनी 1921 में, मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी 1922 और रोपड़, लोथल और कालीबंगन। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट ये तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आप चाहो तो याद रख सकते हो। लेकिन ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। क्लियर। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में इसकी स्थापना जब की गई थी, तो 1901 ईस्वी में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर दिया गया था और उस वक्त जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ये तो क्वेश्चंस कई बार आपने देखा होगा, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले कि आर्यों को जो कि पूर्व यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं किस तरह से? तो मृदभांड से, अलग अलग स्थानों से पाए गए मृदभांड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि काले रंग की आकृतियों से जो चित्रित लाल जो मृदभांड थे, जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता की विशेषता है। और वहीं पे अगर हम बात करें धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो कि बाद के हैं, वो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ चित्रित लाल जो मृदभांड थे वो हड़प्पा सभ्यता से, और धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा कालीन नदियाँ और उसके किनारे बसे नगर। और यहाँ पे जो मैंने आपको रेड कलर का एरो दिया है वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसी को आपको याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। रोपड़, सतलज, कालीबंगन, घग्गर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लोथल, भोगवा और सुत कांगडोर की बात करें तो ये दासत नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए और जो इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी को आप याद रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख सकते हो। आलमगीरपुर, हिंडन और रंगपुर जो है वो भादर। उसी तरह से चंदहुदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे। बनावली, सरस्वती, मांडा, चिनाब नदी के किनारे। और भी क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दैमाबाद। देखिए एक बार पूछा गया था कि दैमाबाद जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल है, वो किस स्टेट में पड़ता है? तो हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी के किनारे। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। तो पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों में अंतर अगर पूछ ले तो यही दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है।
कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा करके ये पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का हमें मुख्य स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारियाँ होती थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा सोने की जानकारी उनको नहीं थी, या सॉरी लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल में माना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल में माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे, गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, घोड़ा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। टेराकोटा क्या होता था? तो टेराकोटा आपने डेफिनेटली लुसेंट में पढ़ा हुआ। टेराकोटा जो है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अगला पॉइंट्स, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट लोथल, जो था लोथल, इनका गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, यानी कि लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, ध्यान रखेंगे कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य के साथ साथ नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी मिला है कालीबंगन से। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट वन कह रहा है कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात का धौलावीरा। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से फ्रेंड्स उत्तम जल प्रबंधन के साक्ष्य भी मिले हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखेगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुई हल के प्रतिकृति मिली है। ठीक है, प्रतिकृति मिली है। कहाँ से? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिले। तो ये बिल्कुल सही है कि मोहनजोदाड़ो से मिला है सबसे बड़ा महान स्नानागार। चलिए नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि सोने, चांदी, इन सभी चीज़ों से वो परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला पॉइंट्स की राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने देखा था, लेकिन आपको यहाँ पे जिला याद रखना है। किस जिले में? हरियाणा के हिसार जिले में। राखीगढ़ स्थल की खोज अगर बात करें तो 1969 में सूरज बहान ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो तथा चंद्रहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुत कोटता की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो और चंद्रहुदड़ो जो है वो दोनों सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कि रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के किनारे स्थित है, मादर नदी के पास स्थित है। ठीक है, रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर से यहाँ पे एक पॉइंट है कि धान की भूसी के ढेर मिले, ये इंपॉर्टेंट होगा, धान की भूसी के ढेर रंगपुर से मिला। चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में एस रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अब इस पॉइंट्स को भी हम पढ़ सकते हैं। रंगपुर से जो कि हम कह सकते हैं कि पाक्र हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, और यहाँ से रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग और नालियाँ, मृदभांड मिले। ऊपर हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि एक नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो राजस्थान में स्थित हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगन से प्राप्त था। ठीक है, वो था नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य, जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और गर्तवास कहाँ से प्राप्त हुआ था? गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो जम्मू कश्मीर में स्थित जो बुर्ज होम था उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट पूछा था कि दधेरी जो वो पुरातात्विक स्थल है वो किस स्टेट में पड़ता है? पंजाब में। ध्यान रखिएगा, एक पुरातात्विक पुरास्थल है जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण हम कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अब यहाँ पे बात जो आप योगी देख रहे हैं वो योगी हम थोड़ा सा डायरेक्ट समझ लेते हैं कि योगी जिन्हें
मार्शल महादेव ने, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मार्शल महादेव ने इन्हें रुद्र शिव से संबंधित किया था, यानी कि जहाँ पे आप जोगी देख रहे हैं इसका मतलब था रुद्र शिव। ठीक है, देखिए उस योगी यानी कि रुद्र शिव के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए थे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण था जिससे 3 मुख है, ठीक है, जिसके 3 मुख है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को मार्शल महादेव ने रुद्र शिव से संबंधित किया था। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि पाकिस्तान के तत्कालिक मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा टीले की खुदाई की थी। तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया था। मोहनजोदाड़ो को फ्रेंड्स जो कि मृतकों के टीले के रूप में जानते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबे धातु की खोज की गई थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया और सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने इतने ही सारे क्वेश्चंस यानी कि 2 पेजेस को कवर किया था। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, अगर आप लोग कहेंगे कि इससे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 3 पेजेस को कवर कीजिए, तो हम 3 पेजेस को भी कवर करेंगे। लेकिन मेरा टारगेट रहेगा कि एक दिन में एक टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, चाहे वो 4 पेजेस में हो या फिर 2 पेजेस में हो। अगर कम पेजेस में होगा तो उसको 2 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के थ्रू आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।